अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा जी, हुआ वही जिसका डर था और बार बार वार्निंग्स मिल रही थी कि अगर लोगों ने अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं किया, SOPs फॉलो ना किए तो फिर वो हो जाएगा जो कि अब सिंध में हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्री, आपको पता है कि लाहौर में कल से बाकायदा आउटडोर डाइनिंग का आगाज हो गया है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। रोका ना, बड़ा शदीद काबू पाया गया हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बड़ी सख्ती की गई और उसका फिर असर भी हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हुमा जी? सिंध में एक लॉकडाउन सिचुएशन है जिसको आप एक मिनी लॉकडाउन कहेंगे या जो व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव इट। इट्स नॉट दैट मिनी दो। वेल, लोग मिनी इसको कह रहे हैं, वरना तो कर्फ्यू पे भी बात जा रही थी। कर्फ्यू तो खैर और भी ज़्यादा सीरियस चीज़ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक जो कारोबार है, बिजनेस वगैरह, वो चल रहा होगा और 6 o'clock लॉकडाउन। उसके बाद बहुत से फाइन्स हैं, सज़ाएं हैं इफ़ एनीबडी इज़ कॉल्ड। और सज़ा जो है ना, अगर कोई पकड़ा जाए बाहर आफ्टर 6 o'clock तो वो ऑलमोस्ट कैन गो अप टू 10 लाख रुपीज़। मतलब डिटरेंस जो है वो इस बार काफ़ी डराने की कोशिश की गई है। और रात 8 बजे के बाद पर्टिकुलरली कहा गया है कि जी अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर कोई बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप बाहर निकल सकते हैं। रात 8 बजे के बाद अगर आप घर से बाहर हों और पुलिस एहलकार या कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा, उनके एहलकार आपको रोकें, आपसे पूछताछ करें, तो आप ये शिकवा ना कीजिएगा कि जनाब ये हमें तंग कर रहे हैं। पहले से बता दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, इसलिए अपनी नक्लो हरकत को महदूद कर लीजिए। और कल फॉर एज अ सरप्राइज, एज मुझे नहीं पता था कि वो वाली ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे फार्मेसीज वगैरह भी होती हैं वो भी अब 6 बजे बंद हो जाया करेंगी। तो बॉटम लाइन कहने का मतलब ये है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये की जा रही हैं हमारे फ़ायदे के लिए। दिस इज़ ऑल फॉर अस। तो लिहाजा प्लीज़ इसमें कोऑपरेट करें। और यही बात है, इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये भी नहीं कह सकते जी हमें तो पता नहीं था। आपको पता है, ये काफ़ी देर से बात चल रही थी और अब फाइनली ये हो गया। सो दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर 2 weeks कहा जा रहा है और उसके बाद असेस किया जाएगा। मीनवाइल आपको पता है कि 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सो आप 1166 पर अपनी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। मुझे 1 डोज लग गई है। मुझे वैसे दोनों लग चुकी हैं। सो आई एम डन विद दैट। सो किस तरह से ये वेबसाइट और वीडियो लिंक्स के ज़रिए फ़लस्तीन में मौजूद हमारे बहन भाइयों की मदद की जा रही है इन डॉक्टर्स की तरफ से, इस पे तो हम बात करेंगे ही। लेकिन मुर्गी के दाम जो है ना, वाकई वो सुन के आप हो जाते हैं परेशान, क्योंकि ईद से एग्जैक्ट 2 दिन पहले जब हमने यहीं जियो पाकिस्तान पे हुकूमत से पूछा कि जनाब मुर्गी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उन्होंने कहा जी डिमांड और सप्लाई का सारा सिलसिला है। डिमांड ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा होती है। अगर बहैसियत मुसलमान मुल्क हम ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई ईद के मौके पे इस मुल्क में मुर्गी बना लेगा तो फिर हम क्या डिमांड की तैयारी करके बैठे हुए थे। अच्छा, इसमें हमने डिटेल में, आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू से एज वेल, लेकिन हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट PDM फर्स्ट। और आपको बताएं कि हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया तो शहबाज शरीफ ने टूट फूट की शिकार PDM की बहाली का बीड़ा उठा लिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ सियासी तौर पर पूरी तरह सरगर्म है। शहबाज शरीफ ने कल अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स को डिनर पर बुलाया। अब मैं सोच रहा हूँ कि हुकूमत ये ना सोच रही हो कि बेहतर होता है कि इन्हें बाहर जाने ही देते, क्योंकि अब तो ये जरा ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। बट लेट्स सी एनीवे, आपको बता दें हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी और ANP को भी शिरकत की दावत दी गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान शरीक हुई। PDM से पीपल्स पार्टी और ANP के निकलने के बाद ये पहला मौका है जब तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ इकट्ठी नजर आ रही हैं। मरियम नवाज इस्लामाबाद में होने के बावजूद इशाये का हिस्सा नहीं बनी, जो काफ़ी माने खेज है। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में वापसी की पेशकश भी कर दी। दोनों जमातों ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अच्छा, PMLN से जब पूछा गया एज एन उनका इस इशाये पे मौक़िफ़ क्या है वो सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। आज का जो इशाया था इसमें तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जो बजट सेशन है इसमें जो भी हुकूमत की अवाम दुश्मन तजावीज़ होंगी, सबका ये फैसला था कि अपोजिशन भरपूर तरीके से उसका मुकाबला करेगी। कल तो PDM के अंदर जो शामिल जमातें हैं वही उसी इजलास में शरीक होंगी। जब उनके ओहदेदार ही विड्रॉ कर गए PDM से, तो कल तो PDM के ओहदेदारों का इजलास है ना, फिर उसमें तो फिर उनकी गुंजाइश कैसे बनेगी। दावतनामा तो तब जाता कि जब वो PDM से खुद को वाबस्ता रखते।
ऑलराइट जी, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। नईर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, डेवलपमेंट तो हुई है कल, लेकिन क्या इस डेवलपमेंट को हम मुस्बत कहें? कोई आसार हैं वो PDM जो टूट फूट का शिकार थी, क्या वो दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो सकती है? क्या जमातें, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर भरपूर अंदाज में यकजहद होकर अपोजिशन करेंगी हुकूमत की आने वाले दिनों में? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? शुक्रिया। बिलाशुबा देखें, जब बुनियाद रखी गई थी PDM की, तो उसका जो नैरेटिव था और उसका जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि इस हुकूमत को पैकअप करवाएं, इस मुल्क के अवाम को निजात दिलवाएं, और उसके लिए एक चार्टर भी बनाया गया। चार्टर के सिग्नेटरीज भी थे। और मैं समझता हूँ अगर PDM की कोई मीटिंग होती है विदाउट पीपल्स पार्टी, तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही बुनियाद रखी थी PDM की अपनी APC की मीटिंग में, तो वो हम ख्याल जमातों का इज्तिमा तो हो सकता है। किसी को ये इख्तियार नहीं को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो PDM से निकाले। हाँ, बिलाशुबा हमारे जो ऑफिस बेरर्स है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, लेकिन PDM से अलहदगी का ऐलान तो हमने कभी भी नहीं किया था, और न ये इख्तियार किसी के पास है कि किसी सियासी जमात को निकाले। बिलाशुबा जो मियां शहबाज शरीफ साहब का जो रात का इशाइया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन गया, और हम तो आज भी उस चार्टर पे मुत्तफिक हैं, उस एक्शन प्लान पे मुत्तफिक हैं जो हमने 20 सितंबर को किया था। अच्छा बुखारी साहब, अब बीच में दोनों रहनुमाओं की तरफ से, दोनों जमातों के रहनुमाओं की तरफ से इन ख्यालात का भी कहीं कहीं इजहार किया गया कि बेहतर हो कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले। तो क्या अब भी वही प्लान ऑफ एक्शन है कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजना है, जब अब ऑलमोस्ट 3 साल का अरसा गुजर गया है? या फिर इस पर भी बात हो सकती है कि जनाब इनको अपनी मुद्दत, इनको अपनी आइनी और जमहूरी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और हम भरपूर अंदाज में अपोजिशन करते रहेंगे? Is there a way out for this? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारा जो डिफरेंस हुआ था PDM की दीगर जमातों से, डिफरेंस ये था कि जो हमने चार्टर में तय किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और उसके लिए डेट भी अनाउंस हुई थी, और उस डेट पे ये कभी भी ये शराइत मुंसलिक नहीं थी कि इस्लामाबाद पहुंच के हम रेजिग्नेशन करेंगे। तो उस पर जो हमारी 16 मार्च की मीटिंग थी, उसमें हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कि ये बात आपने सब्सिक्वेंटली ऐड की है। और उस मीटिंग से 2 दिन कबल ही मौलाना फजल रहमान साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी इफेक्टिव लॉन्ग मार्च तब होगा कि आप रेजिग्नेशन करें। इस पर हमारी रिजर्वेशन थी, और इसके लिए हमने कहा भी था कि हम अपनी CEC के बाद बात करेंगे, क्योंकि इससे कबल हमारी CEC ने कहा था कि रेजिग्नेशन लास्ट ऑप्शन है, तो हम उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे। और उसी जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि 29 को 29 को जो सरबराही इजलास होगा उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत करेंगे? उनको इनवाइट आ गया है इस चीज का, होंगे वो वहाँ? सो फार ये देखना, ये बेसिक जिम्मेदारी जो PDM के सरबराह बनाए गए हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। वो जब बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब से रिजू करेंगे तो फिर वो बिलावल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर बिलावल साहब अपनी पार्टी की कोर कमेटी और CEC से मुशावरत भी कर लेंगे। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि जो सरबराह हैं PDM के, वो बिलावल साहब से रिजू करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि हमारी सर्टन कंडीशंस भी थी। जब हमें शो कॉज नोटिस दिया गया था तो उस पर हमारा रिस्पॉन्स आया, हमारी CEC का फैसला भी आया। और अब बात है कि हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग पे बिलीव किया और कंसेंसस बनाने की कोशिश भी की है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है और इश्यूज रिजॉल्व भी होते हैं, लेकिन होते थ्रू डायलॉग है। और ये इनिशिएटिव जो है, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने लिया फॉर रिकंसिलिएशन, फॉर मीडिएशन, तो पोलिटिकल अच्छा, तो मियां शहबाज शरीफ साहब की रिकंसिलिएशन की आप बात कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन में बड़ा एक्सपर्ट जरदारी साहब को भी समझा जाता है, तो क्या मियां शहबाज शरीफ साहब को कोई राब्ता हुआ है जरदारी साहब से या बिलावल साहब से, उनकी बात हुई हो? नहीं, जो कल का जो इशाइया था उसमें जो मैंने आज देखा कि उन्होंने कुछ सजेशंस दी हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो डेलीगेशन मौजूद था वो उस मीटिंग की सूरत हाल और क्या डिस्कशन हुई वो अप्राइज करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और फिर उसका कोई डिसीजन होगा। अच्छा, क्विकली नईर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी अभी क्या चाहती है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे और अब इसी तरह आप लोग अपोजिशन करते रहें, या इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें, या फिर आप चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक ये हुकूमत अब घर जाए?
देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रही, इनकी बैड गवर्नेंस है, तो इससे जितना जल्द हम निजात हासिल करेंगे इतना ज़्यादा मुल्क के लिए बेहतर होगा। जितना जल्द हम निजात हासिल करेंगे, आप कह रहे हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर होगा, यानी यू वांट टू सेंड देम होम। बहुत शुक्रिया आपका नईर बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। और लेट्स सी कि 29 को जो इशाइया प्लान किया गया है PDM का, उसमें बिलावल साहब होते हैं मौजूद या नहीं होते हैं? नेवर अ डल मोमेंट इन आवर पॉलिटिक्स, बट लेट अस मूव ऑन। और थोड़ी क्रिकेट की बात इसलिए कर लें कि क्योंकि बूम बूम शाहिद अफरीदी के फैंस के लिए ये अच्छी खबर वैसे बिल्कुल नहीं है। साबिक कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी कमर दर्द के सबब PSL 6 से बाहर हो गए हैं, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर। वो अबू धाबी में होने वाले बकिया मैचेस में मुल्तान सुल्तान टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। दैट्स बैड, क्योंकि आपको पता है कि अब शाहिद अफरीदी कम ही नजर आते हैं क्रिकेट खेलते हुए, सो दिस इज़ वन ऑफ द ओनली प्लेसेस दैट यू गेट टू सी हिम, और उसमें से भी आउट। You know, a lot of people come to the stadium to see Shahid Afridi in action. बिल्कुल, वो तो एक स्टार अट्रैक्शन होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना है हमने कि कोरोना प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह PSL 6 के बकिया मैचेस से बाहर हो गए हैं। सो दैट्स द न्यूज़। तर्जुमान PCB के मुताबिक कोरोना टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट जमा कराने पर नसीम शाह को इवेंट से बाहर किया गया है। What was he thinking, by the way? एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन पुरानी रिपोर्ट? As in क्या उन्होंने, यानी ये अभी आपको बताता हूँ मैं कि इवेंट में शिरकत के लिए 48 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा करानी थी, लेकिन नसीम शाह ने 18 मई की पुरानी टेस्ट रिपोर्ट, यानी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले से भी ज़्यादा की, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की पुरानी रिपोर्ट जमा करा दी है। डायरेक्टर कमर्शियल PCB बाबर हामिद का कहना है कि नसीम शाह की ये गलती नज़रअंदाज करते तो इवेंट को ख़तरे में डाल देते। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बता नहीं सकता इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ, इवेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। तो बेटा आपको सोचना चाहिए पहले तो था हम ना? आपको बता दें कि आपको कैसे महसूस करना चाहिए। एम्बेरस्ड, यू शुड बी एम्बेरस्ड टू डू दिस। मतलब अब ये वही बात होगी ना कि आपको पता नहीं था, आपने एक हफ्ता पुरानी रिपोर्ट दे दी, जबकि आपको बताया गया था कि 2 दिन 48 आवर्स की चाहिए। बाय द वे, किसी ट्रैवल में भी आपको 48 आवर्स वाली चाहिए होती है। तो आप कैसे कोई इतना क्लूलेस हो सकता है जो कि इस वक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनने के उसमें आपका है? काम है ये, तो इंसान अपने काम के बारे में तो इतनी नोहा रखता है ना कि अपने कॉलीग से पूछ लें कि जनाब ये मेरा एक हफ्ते पुराना कोरोना टेस्ट है, ये मैं जमा करा दूं। और आपको शायद नहीं अंदाजा होगा कि आपकी गलती इतनी बड़ी नताइज लेकर आएगी आपके लिए। So you should have thought about it. घी के गोश्त की आसमान पर पहुंची कीमतें नीचे आने को तैयार नहीं है। मटन और बीफ के बाद अवाम अब चिकन से भी महरूम हो गए। एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की कीमत में 20 रुपए और गोश्त में 29 रुपए फी किलो। ओह गॉड, दैट इज टू मच। अंदाजा आप कर ले, लाहौर में मुर्गी का गोश्त जो है वो 470 रुपए किलो, पेशावर में 481 रुपए फी किलो, और क्वेटा और कराची में तो आप ना ही पूछें कि 500 और बाज़ जगहों पे जो फैंसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना, जहाँ पे बड़ा साफ करके गोश्त दिया जाता है, वहाँ तो 600 तक भी बात पहुँची हुई है। एक तरफ मईशत ऊपर जाने के दावे हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हाल ये है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नीचे आकर नहीं दे रही हैं। आवाम अगर 1 किलो मुर्गी भी पकाना चाहें कभी किसी त्यौहार पे, ईद पे, तो वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। रमज़ान और ईद गुजर गई लेकिन मुर्गी के रेट्स कम नहीं हो रहे। ईद पे जब हम हुकूमती नुमाइंदों से पूछ रहे थे तो आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने कहा था जनाब कि ये डिमांड सप्लाई का मसला है, ईद पे डिमांड ज़्यादा होती है इसलिए हमारी कीमतें बढ़ गई हैं मुर्गी की। ये रीजनिंग उस वक्त सूट कर रही थी और हम भी मान गए कि चलो इसी किस्म का हुआ होगा, लेकिन अब क्या रीज़न है, तो ये ज़रा समझने की बात है। और एक पर्सपेक्टिव भी हम लेना चाहते हैं। सलमान मुनीर ने हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सदर्न रीजन है। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान साहब, यही बात हो रही है कि ईद से पहले तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मुर्गी हो, गोश्त, सब्जियां, जो भी चीज़ होगी वो महंगी होगी, और उसके बाद फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मुर्गी के केस में ऐसा हुआ नहीं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोग को हमें इनवाइट करने का, एसोसिएशन का मुद्दा बयान करने का। देखिए, जो पोल्ट्री की प्राइसेस हैं ये पहली दफ़ा ऊपर नहीं हुई हैं, और पोल्ट्री इंडस्ट्री का कुछ है तरीका इसी तरह से कि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसमें जो है वो मेन किसी भी एक प्लेयर के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है। जैसे
फार्मर जो है वो वेजिटेबल्स, टमाटर वगैरह की प्राइसेस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो मार्केट प्राइस होती है वही चलती है। इसी तरह पोल्ट्री में भी कोई एक प्लेयर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये टोटल सप्लाई एंड डिमांड की सारी पोजीशन है। और इसका थोड़ा सा आपने अभी ईद का जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा और थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी, आप अपना पहले तफसीली बात बताएं, उसके बाद हम जरा आपसे पूछते हैं। जी जी जी, इसमें बेसिकली जी 2018 के अंदर 1.2 बिलियन चूजा प्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद 2019 के अंदर जो है वो 1.8 बिलियन पे ये फिगर चली गई। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुई, फार्मर्स को, हैचरीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत सारे फार्म्स बंद हो गए बिकॉज चूजा भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था, फ्री में चूजा कोई खरीदने को तैयार नहीं था। इसी तरह जो फार्मर जो है वो जो चूजा प्लेस कर रहा था उसको मुर्गी की प्राइस क्या हो रहा है अभी? सलमान साहब, अगर आप अभी करंट सिचुएशन हमें बता सकें कि अभी आप कह रहे हैं ऊपर नीचे प्राइसेस होती रहती हैं, लेकिन ये तो आम आदमी की पहुंच से बाहर है ना। एक मिडिल क्लास आदमी, आप खुद सोचें, 550 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त लेके कैसे खा सकता है? एक वो गोश्त, एक प्रोटीन का वो जरिया जो एक आम आदमी ले सकता था, अब वो भी उसकी आउट ऑफ रीच हो गया। तो दिस इज अ ट्रेजेडी बेसिकली। सलमान साहब कह रहे हैं जस्ट ऐड के इस वक्त कोई इमरजेंसी भी नहीं है, ना कोई ईद है, कोई कोरोना सिचुएशन, कोई नथिंग, नॉर्मल डेज गुजर रहे हैं। ये इस वक्त क्यों हो रहा है? जी, मैं इसी पे आ रहा था, 1 मिनट आप दीजिए मुझे। 2020 में जब कोविड आया तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो 0.6 बिलियन, 1.8 से 0.6 बिलियन पे आ गई। कोविड जब आया तो एयर स्पेस बंद हो गए, जो जीपी ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक जो बाहर से आता है वो पाकिस्तान नहीं आया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 0.6 बिलियन हो गई। और इस प्रोडक्शन को वापस बढ़ाने में आप समझिए कि 1.5 साल का टाइम लगता है। कि अगर आज हम बोल रहे हैं कि जी वापस प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसमें 1.5 साल का एक प्रोसेस है जिसमें मुर्गी तैयार होती है। तो मुर्गी शॉर्ट है, डिमांड भी कम है। जैसा आपने कहा कि प्राइसेस ज्यादा है तो लोअर इनकम जो फैमिलीज हैं वो उसको कम परचेज कर रही हैं। सलमान साहब प्लीज गाइड अस थ्रू इट कि ये कौन सी मुर्गी है जो 1.5 साल में लगता है तैयार होने में? क्योंकि हमारे यहाँ तो 45 दिन 40 दिन का साइकिल नहीं होता। नहीं जी, क्या साइकिल? नहीं जी, वो आप ब्रॉयलर मुर्गी की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक आता है, वो तैयार होता है, उसके बाद उसमें से ब्रीडर फ्लॉक निकलता है, वो तैयार होता है, उसमें से लेइंग एग तैयार होता है, उसके बाद चूजा तैयार होता है और उसके बाद ब्रॉयलर मुर्गी तैयार होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि मुर्गी कैसे पहुंची यहाँ तक जो हम टेबल पे खाते हैं। तो जाहिर है आप लोग हैं, इस पे हुकूमत जिम्मेदार है कि वो आवाम की पहुंच में रखे वो तमाम चीजें जो आवाम की जरूरत की हैं। आप लोगों से किसी ने राब्ता किया, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया कि जनाब आप हमें मसला समझाएं कि ये मुर्गी जो रोजमर्रा के अशिया की इस्तेमाल की चीज है ये क्यों इतनी ऊपर चली जा रही है? हैज एनीबडी बॉदर्ड टॉकिंग टू यू और शोन इंटरेस्ट के जनाब आप अपनी इंडस्ट्री के मसाइल हमें समझाएं? तो सही कि हुआ क्या अचानक, या किसी ने राब्ता ही नहीं किया अब तक? नहीं, हुकूमती सतह पे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो खातिर राब्ता नहीं हुआ है कि हमें बोलें कि हम इसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास प्रपोजल्स जाती रहती हैं हुकूमत को कि जैसे डिजीज कंट्रोल या इंपोर्ट में जो आपकी फीड प्राइसेस बढ़ती हैं या और फार्मर को किस तरह से सपोर्ट किया जाए ताकि वो हिम्मत करे और दोबारा फार्मिंग की तरफ आए। जैसे हम पिछले साल भी कहते रहे हैं कि मोर देन 30% फार्म्स बंद हो गए थे नुकसानात की वजह से। तो अब उन फार्मर्स को अनलेस कोई सपोर्ट किया जाए वो वापस कैसे फार्मिंग करेंगे? अभी चूजा शॉर्ट होने की वजह से चूजा ही इतना एक्सपेंसिव है कि किसी के पास ताकत ही नहीं है फार्मर के पास कि वो चूजा प्लेस करे। तो अभी वापस जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन जो एक साइकिल होता है, जीपी आ गया है, प्रोडक्शंस लग गई हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में प्राइसेस एक नॉर्मल सतह पे आ जाएंगे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने तक ये प्राइसेस इसी सतह पे रहेंगी। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट कि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज इतनी महंगी हो गई है और किसी हुकूमती नुमाइंदे ने बॉदर नहीं किया कि एसोसिएशन से पूछे कि जनाब ये हो क्या रहा है। अच्छा सलमान साहब, अगर इमरजेंसी में, क्योंकि अभी हम आपके साथ हैं और हम एक प्रपोजल्स ही कर रहे हैं, एक आइडियाज़ ही हैं, आपको तो चलें किसी ने कांटेक्ट आप लोगों को नहीं किया हुकूमती साइड से, लेकिन अगर करते हैं तो क्या आपकी डिमांड होगी कि अगर फौरी हम प्राइसेस डाउन करें, लाने की कोशिश करें, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? देखिए जी, उसमें फार्मर की सपोर्ट के लिए ही सारी चीजें होंगी। जो हमारे फीड के अंदर, फीड इज मोर देन 75% ऑफ आवर कॉस्ट। अगर जो फीड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें सोयाबीन और अदर चीजें होती हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, उनकी ड्यूटीज अगर रैशनलाइज की जाए, कम की जाए और फार्मर को लोकल चीजों में जैसे कुछ जैसे एग्रीकल्चर का टैरिफ जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट होता है, इसी तरह से पोल्ट्री को भी डिफरेंट टैरिफ दिए जाएं और वो सपोर्ट किया जाए तो फार्मर को सपोर्ट की जा सकती है वापस
इस फार्मिंग के आने के लिए। एक तो द एसोसिएशन शुड बी ईगर टू टॉक टू द गवर्नमेंट। आप लोग बार बार उनसे मुलाकात की कोशिश करें और ये अपने पॉइंट्स रखें, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आवाम इसमें सफ़र कर रही है और सलमान साहब आपने अभी कहा कि थोड़ा अरसा लगेगा, चंद महीने वापस कीमतें नॉर्मल आ जाएंगी। व्हाट डू यू कंसिडर नॉर्मल? कितनी नॉर्मल हो जाएंगी कीमतें? देखिए, पोल्ट्री हिस्टोरिकली तो फार्म से इवन 70 रुपीज पर केजी भी मुर्गी बिकती है रही है जब सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। तो ये तो नहीं, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि प्राइसेस क्या होंगी। अब ऑब्वियसली महंगाई भी है, फीड्स बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, बट ये कि जो करंट प्राइसेस हैं ये ऑब्वियसली वी आल्सो अंडरस्टैंड आर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, और इससे प्राइसेस खातिर खा नीचे आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सर्दन रीजन के। असेसमेंट ये है कि देखिए, he was talking some logical points कि एक सारा कोविड की वजह से वो सारा जो प्रोसेस है उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें हुकूमत वक्त का किरदार बहुत अहम है। अगर एक पूरा साइकिल मुर्गी की प्रोडक्शन का डिस्टर्ब हुआ है तो हुकूमत ने उस साइकिल को सपोर्ट करने के लिए क्या किया? सिफर बटा सन्नाटा। अगर ये चाह रहे हैं कि इनको बिजली के टैरिफ कुछ कम कर दिए जाएं, या फिर वो जो सोयाबीन वगैरह हैं, जो मुर्गी की फीड हैं, उसकी कॉस्ट में कुछ सब्सिडी दी जाए या उसकी ड्यूटीज़ कुछ कम की जाएँ ताकि अल्टीमेटली रिलीफ अवाम को मिले, तो हुकूमत को ये करना चाहिए। लेकिन द ट्रेजेडी इज कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे या हुकूमत के किसी भी अहम ओहदेदार ने इन लोगों से राब्ता किया ही नहीं है, क्योंकि किसी के कान पे जू रेंगी ही नहीं ना। और एक और पॉइंट ये है कि इससे पहले जब ये सारी टेंशनें नहीं हो रही थी, तब आप लोग प्रॉफिट भी तो कमा ही रहे थे ना इन्हीं मुर्गियों पे, तो व्हाई नॉट नाउ? अब आपको पता है कि मुश्किल वक्त आया हुआ है, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करें, कुछ तो सोचें। मतलब इसमें सारा नुकसान अवाम का है। देखिए, ये तो जो लोग करते हैं, ये पूरी इंडस्ट्रीज जिसको वजीर आजम माफिया कह देते हैं हर इंडस्ट्री को ही ऑलमोस्ट, लेकिन उनका भी हुकूमत वक्त का भी एक किरदार है कि जनाब इनको बुला के पूछें तो सही कि कैसे मुर्गी 550 रुपए फी किलो बिक रही है, वो बेच रहे हैं, उनसे किसी ने पूछने की जरूरत ही नहीं। ये वो टॉपिक है जिसको हम नहीं छोड़ेंगे। आज हमने इसके बारे में ज़रा तफसीली बात की है। नाउ वी वांट कि कोई ना कोई राब्ते हो बीच में और खुदा के लिए इसको कंट्रोल किया जाए। कहानी सुन के हम भी थोड़ी सी हैरान ही हो गए थे, इसलिए आप भी सुन लें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI को शदीद एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी, जबकि बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने धमाका खेज खबर दी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी खवातीन क्रिकेट टीम को 2020 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम, जो प्राइस मनी होती है, वो ही नहीं बांटी अभी तक। Can you imagine that? And this is supposed to be the wealthiest of cricket boards अगर आप देखा जाए दुनिया में। तो भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खाई थी, लेकिन इस कप के 14 माह बाद भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन क्रिकेटर्स को $5 लाख की इनामी रकम जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी थी सारों में, वो की नहीं, और वो ICC से वसूल की जा चुकी है। सो बेसिकली BCCI ने अपने पास से ये पैसे नहीं देने थे। इट वाज एन इंटरनेशनल ICC का टूर्नामेंट। ICC ने BCCI को ये पैसे दे दिए कि जो रनर अप टीम है, जो फर्स्ट रनर अप है, जो फाइनल तक पहुंचे और हार गए, उनको ये रकम आप बांटते, लेकिन उन्होंने वो पत्नी हजम कर ली, डकार मार ली, क्या हुआ? अच्छा, कहने का मतलब है कि ये प्राइस मनी जो थी ना, ये हम 2020 की बात कर रहे हैं, अर्ली 2020 की, एक हफ्ते के अंदर उनको इंडियन क्रिकेट टीम को ये प्राइस मनी मिल चुकी विद इन अ वीक। अब वो विद इन अ वीक ये मिल चुका था, अब 1 साल हो गया है, उन्होंने क्यों नहीं बांटी? आई एम जस्ट वंडरिंग जस्ट बिकॉज ये विमेन क्रिकेटर्स थी इसलिए नहीं बांटी शायद। और अगर हिसाब किताब लगाएं तो ऑलमोस्ट क्रिकेट टीम के हर मेंबर को $33,000 मिलने थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आमदन दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा है, आपको पता है, और इसकी जानिब से अपनी खवातीन क्रिकेट टीम के साथ ऐसे सलूक आलमी सतह पर बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे भी हाउ यू ट्रीट योर विमेन, वो तो पूरी दुनिया को बड़ी अच्छी तरह पता ही है, लेकिन आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपके ये मेल क्रिकेटर्स होते और आपने ये प्राइस मनी ना बांटी होती तो एक पब्लिक में ही एक बहुत बड़ा वावेला मच चुका होता, लेकिन चूंकि ये खवातीन थी, एंड व्हाट अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे ईच वन ऑफ देम इंडीड। और एक बरतानवी जरीदे ने ये सारा मुद्दा उठाया, और जब अब दुनिया में इतनी एम्बैरसमेंट हुई है इस वजह से BCCI की, तो उन्होंने इस खबर के बाद अब ये ऐलान किया है कि अब विद इन कमिंग वीक वो ये सारी पेमेंट डिस्पर्स कर देंगे। मतलब 1 साल से तो उन्होंने रखी होगी ना, ऊपर बना लिया होगा पैसा जो बनाना था, बट दिस इज वेरी मीन एंड वेरी शैलो थिंग टू डू। अच्छा, एक चीज इंटरेस्ट ही अगर देखें तो कितना बन गया होगा $5 लाख। वही मैं कह रही हूँ ना, 1 साल तो उन्होंने रख लिया, उसके ऊपर बना लिया पैसा।
हमने शुरू में जी टॉप स्टोरीज में एक टॉपिक उठाया था जिसको ज़रा डिटेल में बात करते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की अमली मदद के लिए पाकिस्तानी ख़वातीन डॉक्टर्स भी आगे आ गई। घरेलू जिम्मेदारियों के सबब प्रैक्टिस ना कर सकने वाली डॉक्टर ख़वातीन जो हैं फीमेल डॉक्टर्स, उनको फ़ाल बनाने के लिए पाकिस्तान में टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ई डॉक्टर्स मुतारफ़ करवाया गया था और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अब फ़लस्तीन में इजराइल के जुल्म की वजह से ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद और दीगर मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मौजूद 100 से ज़ायद पाकिस्तानी ख़वातीन डॉक्टर्स फ़लस्तीन की फलाही तंजीमों और डॉक्टर्स के साथ ताउन कर रही हैं। इसराइल की बमबारी से ज़ख्मी और बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। इट इज़ इंडीड अ ग्रेट इनिशिएटिव। और बानी ई डॉक्टर्स प्रोजेक्ट अब्दुल्ला भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भट्ट साहब। ज़रा बताइए कि ई डॉक्टर्स प्रोजेक्ट आपने 2 साल पहले शुरू किया था और बड़े टारगेट्स आप लोगों ने इसके मुकर्रर किए थे। पहले तो ये बता दीजिए कि मनसूबा कैसा चल रहा है और कैसी दिलचस्पी नज़र आ रही है इसमें ख़वातीन डॉक्टर्स की, और ये जो फ़लस्तीन वाला पर्टिकुलरली आपका प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। ई डॉक्टर का प्रोजेक्ट जो हमने 2017 में शुरू किया था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ताउन के साथ, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी तमाम डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुकी हैं या प्रैक्टिस या स्पेशलाइजेशन के अंदर इतनी मगन है, इतनी इन्वॉल्व हैं कि वो बेसिक एजुकेशन या बेसिक अपनी जो नॉलेज है उसको फ्रेश करना चाहती हैं, उन सब के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इस 2 साल के अरसे में हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने 1000 से ऊपर ऐसी डॉक्टर्स तैयार की हैं जिनको न सिर्फ हमने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से फैमिली मेडिसिन में सर्टिफिकेशन दिलाई, बल्कि डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी से इनको थेरापेटिक्स और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की ट्रेनिंग दिलाई। फिर इसमें से मेजॉरिटी ऑफ ई डॉक्टर्स को हमने इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो फैकल्टी है मेडरिट एकेडमी, इससे हमने उनको OBGYN और टेली हेल्थ की ट्रेनिंग दिलवाई है, और साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको कोविड केयर की ट्रेनिंग दिलवाई है। तो इसलिए माशाल्लाह ये 1000 डॉक्टर्स में से मेजॉरिटी डॉक्टर्स हमारी इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। जहाँ तक अहदाफ़ का ताल्लुक है, अहदाफ़ हमारे ये थे कि हम इन डॉक्टर्स को वापस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आना चाहते थे, बिकॉज़ हमारे अंदाजे के मुताबिक 35,000 डॉक्टर्स ऐसी हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी लाइसेंस डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुकी हैं, और हर डॉक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 50 लाख रुपये ख़र्च होता है या पेरेंट्स का 50 लाख रुपये ख़र्च होता है। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक हम जितनी भी डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे उनको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और इस तरह हमारा जो खला है ख़वातीन डॉक्टर्स के ना होने की वजह से, जो ख़वातीन के अमराज हैं, बच्चों के अमराज हैं और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ रिमोट जगहों पर, वो पूरी हो जाएगी ऑल थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज़ वाई इनको ई डॉक्टर कहा जाता है। ज़बरदस्त आइडिया है, ज़बरदस्त काम हो रहा है अब्दुल्ला भट्ट साहब। फ़लस्तीन के लिए तो जो जितना किरदार अदा कर सके वो ज़रूर करना चाहिए, तो ई डॉक्टर्स इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम फ़लस्तीन से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ई डॉक्टर हम यमन में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। यमन में 3 सूबों के अंदर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। कराची से बैठ के हमारी दुनिया में 14 मुल्कों में मौजूद डॉक्टर्स जो हैं यमन में ख़वातीन और बच्चों के क्लिनिक्स रन कर रही हैं। साथ साथ जब फ़लस्तीन का इशू आया उस वक्त हमें महसूस किया कि हमारी डॉक्टर्स को वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो इस वक्त 150 करीब डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, जो फ़लस्तीन के 3 शहरों में रमल्ला, वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर कायम जो मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास 20,000 ख़वातीन मरीज़ मौजूद हैं जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करने के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। साथ साथ अरबिक बोलने वाली डॉक्टर्स की चूँकि कमी थी तो हम वो सूडान और उर्दन से वो डॉक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं अपने ई डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के थ्रू हम गाज़ा, रमल्ला और वेस्ट बैंक के इलाकों में ख़वातीन को सर्विस प्रोवाइड करें, और तमाम की तमाम भी सर्विसेज हमारी ख़वातीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स प्रोवाइड करें। दिस इज़ ग्रेट अब्दुल्ला भट्ट साहब, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ज़ाहिर है हम दूर इतने बैठे ये मदद कर सकते हैं तो क्या ही अच्छी बात है। अच्छा, वो एक ही वैक्सीन वाली बात है ना, ये कल से हम लोग आपस में विद टीम डिस्कस कर रहे थे और हम ज़रा इस पे तहकीक कर रहे थे, और ये बात अब सच साबित हो रही है, क्योंकि वी वर रियली कंसर्न्ड कि एस्ट्राजेनेका के अलावा बाकी बहुत सी वैक्सीन, इनफैक्ट बाकी जितनी भी वैक्सीन हमारे मुल्क में सरकारी सतह पे लग रही हैं, वो सऊदी अरब भी रिलक्टेंट है टू टेक देम, टू एक्सेप्ट देम एज ऑथेंटिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम उसका। और बाकी दुनिया में इवन कुछ यूरोपीय ममालिक ने भी कह दिया है कि जी ये साइनोफार्म और साइनोवैक तो हम लेंगे ही नहीं, आपको अगर आने ही नहीं देंगे, वीज़ा ही नहीं देंगे इफ यू आर वैक्सीनेटेड विद दीज वैक्सीन। लेकिन ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आधे से ज़्यादा मिडिल ईस्ट को ये साइनोफार्म ही लगी हुई है,
तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट। अब हुकूमतों को एक फैसला तो करना ही पड़ेगा। जल्दी से हम कह के अगली खबर पे चलते हैं कि चूंकि हमें यही बताया गया और बार बार और हमने आके जो भी वैक्सीन मिल रही है वो लगवा लो, चुप करके सारी एक जैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लोग करना भी स्टार्ट हो गए, लेकिन अब उसको आप वैलिडेट करवाएं ताकि अगर लोगों ने ट्रैवल करना है, स्टडी करना है, जो भी करना है, दुनिया ने आगे पीछे तो जाना ही है ना, तो आप वैलिडेट करवाएं। ये तो वही बात होगी कि जो हमें नहीं पसंद आई अब हम उन मुल्कों को ब्लॉक कर देंगे। और उन मुल्कों की जहां पे इजारादारी है, जाहिर है आप सोच लें कि एक मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बन रही है, अगर सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करना है तो फिर उस मुल्क की चांदी है, और बाकी जो वैक्सीन मुल्क बना रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी तो जाहिर है उनका फिर भट्टा गोल हो जाएगा। ऑन दैट लेटर, क्योंकि ये वी हैव अ लॉट टू से। यही बात करने लगे हैं हम एक्चुअली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद ये पहला मौका होगा, बाय द वे पिछले साल तो आपको पता हुआ नहीं था, दुनिया से लोग गए नहीं थे, गैर मुल्कियों को सऊदी अरब हज में आने का मौका मिलेगा। और सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक आज़मीन हज को सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवानी होगी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ रही है। प्रॉब्लम भी तो सारी ये है, ये ले जी तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी, वैक्सीन की दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से कम 14 रोज पहले लगनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं कुछ पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है। सऊदी अरब ने जिन वैक्सीन की मंजूरी दी है उनमें से सिर्फ एक एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान में दस्तयाब है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन जो हैं ऑब्वियसली यू नो दैट वही लगाई जा रही हैं। अगरचे पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त की है, लेकिन वैक्सीन की 2 डोज के दरमियान कम से कम 3 हफ्तों का वक्फा होता है, जबकि हज में 2 माह से भी कम वक्त रह गया है। और यू नो अब लोग क्या दोबारा लगवाएंगे? It has become very complicated. It is not doable, बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये ज़रा इशू बन रहा है बिल्कुल, और इसी पे हमने बात भी करनी है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ज़ाहिर हज की ख्वाहिश रखती है, लोग पूरी ज़िंदगी इसकी ख्वाहिश लिए दिल में बैठ के पैसे जमा करते हैं, लेकिन अब तक पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली कितने अफराद को पाकिस्तान से इजाज़त मिलेगी, ख़र्च क्या आएगा टू बी प्रिसाइज, क्योंकि ये माली इबादत भी है, तैयारी क्या करनी होगी। तो क्या सऊदी अरब ने अब तक कुछ फ़ैसला किया नहीं है या अभी हमें नहीं इन्फॉर्म किया गया? बताइएगा प्लीज़ कुछ। देखिए, अभी तक कोई हतमी बात जो है वो सऊदी अरब की तरफ से नहीं आई है, और ना ही कोई आदत मुतय्यन किया गया है जिसे हम कहें कि पाकिस्तान को ये कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ही पाकिस्तान के लिए कोई कोटा मुकर्रर होगा तो इंशाअल्लाह हमारी वजारत हज जो है मजहबी उमूर और वो इसका ऐलान करेगी। लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये वबा के अय्याम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं पर हज फर्ज किया है जो उसकी इस्तिताअत रखे। तो अगर इस्तिताअत नहीं रखते, किराया नहीं, घर में खर्च नहीं, या सफ़र की इजाज़त नहीं, जैसा कि मौजूदा हालात में सब कुछ मौजूद है लेकिन सफ़र की इजाज़त नहीं, तो तब भी उन हुज्जाज को परेशान नहीं होना चाहिए। जो लोग नीयत करके बैठे हैं उनको इंतज़ार करना चाहिए। और जिनका नफली हज है, मैं आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने पैसे कुराबा, फुकरा और मुस्तहिकीन में तकसीम कर दें। अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़्यादा अजर देंगे इसका। अच्छा जी, ताहिर अशरफी साहब, अब तक जो सामने आ रहा है वो यही है कि बड़ी सख्त शराइत होंगी इस बार आज़मीन के लिए। मखसूस वैक्सीनेशन की शर्त तो लाजिम है। अगर कोई हज की ख्वाहिश रखता है, क्या उसे अभी से वैक्सीनेशन नहीं करा लेनी चाहिए? सऊदी हुकूमत का इंतज़ार करते तो लगता है कि देर हो सकती है। देखिए, वो अभी तफसीलात बताएंगे। कुछ तफसीलात आई हैं, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि ये हमारी जब कोई फाइनल चीज़ आ जाएगी, अभी तजावीज़ सामने आ रही हैं। जैसे सऊदी वजारत सेहत ने कुछ तजावीज़ दी थी, उसमें 60,000 का जिक्र था पूरी दुनिया से, लेकिन अभी वो फाइनल कोई चीज़ नहीं हुई। जब फाइनल हो जाएगी तो उस हवाले से हमारी जो वजारत मजहबी उमूर है, हज है, वो मुफस्सल तफसील, तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह कौम को बताएगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब की ये कोशिश है कि हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत पैदा कर सकें। इंशाअल्लाह इसमें कोई कमी नहीं करेंगे।
अच्छा अलामा साहब, ये सब उमूर तय हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि आज़मीन हज कितनी रकम का बंदोबस्त रखे। ज़ाहिर है कि खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? तो क्या हमारी हुकूमत ये अंदाज़ा, ये कोई अप्रॉक्सीमेट फिगर दे सकती है? जो अखराजात हैं, जो तफासील हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो जब हतमी ऐलान आ जाएगा सऊदी हुकूमत की तरफ से और वजारत हज पाकिस्तान जो है हमारी वजारत मज़हबी उमूर, वो उसका ऐलान करेगी तो फिर उसके बाद। लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लोगों को जहन में रखना चाहिए कि इस मर्तबा कोरोना की वजह से हज अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे जो माजी से, और उसमें फिर मैं वही बात कहूंगा कि कुरान करीम में हुक्म है मन इस्तता इलैहि सबीला। एक आदमी ने अगर 6 लाख रुपया हज के लिए रखा हुआ है और वो 10 लाख का हज हो जाता है या 8 लाख का हो जाता है तो उस पर हज फर्ज नहीं रहता, क्योंकि उसके पास इस्तिताअत नहीं है। एक आदमी बीमार है, एक आदमी सफर नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमें जो बिल्कुल शौक है अल्लाह के घर जाने का, हर मुसलमान को लब्बैक की सदा लगाने का, लेकिन अगर जो कुरान और सुन्नत का हुक्म है उसके मुताबिक इस्तिताअत नहीं रहती है तो परेशान होने की बजाय अपने अल्लाह से रो लगाएं। वो पैसे जो हैं जो नफली हज वाले, वो मैंने बता दिया, और जिनकी इस्तिताअत नहीं रहती वो अपने किसी भी और मसरफ में लगा लें और अल्लाह से दुआ करें या इंतजार करें अगले सालों का। इस मामले में मैं समझता हूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका ताहिर अशरफी साहब। तो आई होप के एस्ट्राजेनेका के अलावा बाकी वैक्सीन भी जो पाकिस्तान में लग रही हैं ये सऊदी हुकूमत से अप्रूव कराने में रहे। एंड यूरोप की हम जो बात कर रहे थे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपको बता दें कि यूरोप में भी ऑब्वियसली उन्होंने EU ने कुछ लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशंस कहा है कि बिल्कुल अलाउड है, आ सकती हैं। साइनोफार्म भी है उसके अंदर, आप चाइनीज ये वैक्सीन भी लगा सकते हैं, बट बहुत से मुल्क हैं विच आर स्टिल नॉट अलाउड टू यू नो आप अप्लाई फॉर वीज़ा और एनीथिंग जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जहाँ जहाँ उनको हाई रिस्क लग रहा है बेशक आपने वैक्सीनेशन कराई हो। एंड देन आई पर्सनली नो समबडी जिन्होंने शेंजन का वीज़ा रिन्यू करने की कोशिश की यहाँ पाकिस्तान में ही, और उनको स्पेसिफिकली एम्बेसी ने बता दिया कि अगर तो आपने अभी वैक्सीनेशन करवानी है तो ये वैक्सीनेशन हैं ये करवाएं, क्योंकि अगर आपने दूसरी चाइनीज़ वाली करवाई तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो ऐसी बातें भी चल रही हैं। Anyway, actually, I personally know somebody as well जिन्होंने शेंजन का वीजा अप्लाई करने की कोशिश की थी और उन्हें ये कहा गया कि भैया वैक्सीन तो लगवा रहे हो लेकिन ये ना लगवाना। तो दिस इज वेरी मच हैपनिंग, लेकिन हम ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपके पास जरूर लाएंगे। अच्छा जी, एक टॉपिक जो कि हमारा पार्ट ऑफ आवर हेडलाइन है और एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं, तो आपको बताएं कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत दर्ज करवाने का अमल आसान बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने अहम कदम उठाया है। घरेलू तशद्दुद, जिनसी हरासानी, ज़्यादती और जबरी मुशक्कत की शिकार खवातीन और बच्चों के लिए जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट हेल्पलाइन 8090 का आगाज़ किया गया है। खुसूसी तरबियत याफ्ता खवातीन पुलिस का अमला 24 घंटे डेस्क पर तैनात होगा। दिस इज ग्रेट। हेल्पलाइन के जरिए दफातर, गली मोहल्ले और बाजारों में खवातीन का फौरी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकेगा। मुतासरा खवातीन और बच्चों के लिए एक छत तले पुलिस के साथ साथ माहिर नफ्सियात, माहिर कानून, मेडिकल ऑफिसर की टीम भी मौजूद होगी। सो दिस इज़ इट। अभी हम इसी पर बात करते हैं। आमना बेग ASP इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमना साहब, प्लीज़ बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या प्लान है, क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं इसके तहत? और आमना ये भी बताइए कि आइडिया, ये ज़बरदस्त आइडिया, ये किसका आइडिया था? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बहुत अच्छे अंदाज में बता दिया कि क्या सारी सर्विसेज जो हैं 8090 के तहत अवेलेबल है हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस में। और आपको बताती चलूँ कि ये यूनिट इनाग्रेट किए हुए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं एंड द रिस्पॉन्स इज़ ओवरवेलमिंग। बहुत सारी खवातीन जो है वो हमें कॉल कर रही हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर हेल्प। इसके साथ साथ जो हमारी 8090 की हेल्पलाइन है, जो टोल फ्री नंबर हमारे पास मौजूद है, इसके साथ हमारे पास एक वॉक इन फैसिलिटी भी मौजूद है जिसमें खवातीन अगर चाहती हैं तो वो आके, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास लीगल एड मौजूद है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, उनसे आके बात कर सकती हैं। और ये फैसिलिटी जो है ये सेंट्रली लोकेटेड है इस्लामाबाद में F6 में। और इसका जो यूनिट है उसकी हमने जेंडर एनालिसिस करके वो यूनिट जो है बनाया गया है। इसमें एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी मौजूद है, क्योंकि हमें अंदाजा हुआ कि बहुत सारी खवातीन जो है वो बच्चों के साथ आती हैं जब भी वो कंप्लेंट रजिस्टर करने आती हैं और वो डिस्ट्रेस में होती हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो बच्चे को किधर लेके जाएं। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक यूनिट में
एक एरिया ऐसा भी अवेलेबल है कि डिस्ट्रेस खवातीन जो है वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकती हैं और थ्रू आउट द प्रोसेस वो आराम से अपनी बात कर सकती हैं। हमारे पास सेपरेट इन्वेस्टिगेशन रूम है वहाँ पे, ताकि प्राइवेसी को इंश्योर किया जाए, और इसके साथ साथ बाकी सारी ऐसी चीजें जो हमें लगा कि विक्टिम्स को जो है वो उससे फायदा होगा, वो सब कुछ उस बिल्डिंग में मौजूद है। अच्छा, जी ये सब कुछ करने से पहले ऑब्वियसली आपने असेसमेंट की होगी कि इसकी कितनी ज़रूरत है। नाउ नेचुरली वी आर टॉकिंग टू यू, आप इस्लामाबाद को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। ज्यूरिसडिक्शन बता दें इस यूनिट की, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मतलब हाउ फार आउट कैन इट गो? और नेचुरली आप लोगों ने अपनी रिसर्च की होगी, तो ये बड़ा एक प्रेसिंग, क्या हमेशा कंप्लेन आई है, इशूज़ आई हैं कि इन लोकेलिटीज़ में ख़वातीन की सुनी नहीं जाती, क्या रीज़न था? जी, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि वो सिर्फ इस्लामाबाद है इस वक्त, बट इस्लामाबाद का पूरा शहर है। तो इस्लामाबाद के शहर में आप कहीं से भी अगर हमें कॉल करेंगे तो हमारा जेंडर यूनिट, खवातीन जो हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो आपको आपके घर आके रिस्पॉन्ड करेगा या जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, ताकि आपको ट्रेवल करके पुलिस स्टेशन ना आना पड़े। जो आप कह रही हैं कि नीड एनालिसिस या नीड असेसमेंट कैसे हुई, नीड असेसमेंट ऐसे थी जी कि हमने बहुत सारी हमें कंप्लेंट्स जो थी वो हमने देखा, हमें सोशल मीडिया के थ्रू हरासमेंट की कंप्लेंट्स आ रही थी, बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स जो थी वो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आ जाती थी या कोई हमें किसी और तरह से पता चल रहा होता था कि ये कोई इशू मौजूद है जिसको औरत ने खुद, विक्टिम ने या कंप्लेनेंट ने खुद रिपोर्ट नहीं किया। फिर जब हम कंप्लेनेंट इस तरह के केसेस में कंप्लेनेंट के पास जाते थे, खवातीन से बात हमारी टीम करती थी, तो वो हमेशा ये कहती थी कि हमारे लिए आसान नहीं है पुलिस स्टेशन आना, आपको पता है कल्चरल रिस्ट्रेंट्स है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये हेल्पलाइन हम लोगों ने स्टार्ट की, ताकि एक औरत को वो ट्रेवल ना करना पड़े, पुलिस स्टेशन ना आना पड़े। इनफैक्ट हमारी पुलिस, खवातीन पुलिस ऑफिसर्स उसके पास जाएं ताकि उसके लिए आसानी हो। तो सबसे ज़्यादा आमना साहब बताइएगा, किस किस्म की कंप्लेंट्स यूजुअली आप लोगों ने अपने करियर में देखी हैं? डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत ज़्यादा होती हैं, उसमें भी ख़वातीन बहुत रिलक्टेंट होती हैं पुलिस से रब्ता करने के लिए कि जनाब घर ख़राब ना हो। फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और वो भी तब पता लगता है पुलिस को जब पानी सर से गुजर जाता है, या और हैरासमेंट वगैरह की शिकायत ज़्यादा आपको सुनने को मिलती हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो आपने जैसा फरमाया डोमेस्टिक वायलेंस, हर तरह का डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो आपके सर्वेंट्स पे हो रहा है, चाहे वो खवातीन पे हो रहा है घरों में। और अवेयरनेस नहीं है जी लोगों को, ऐसा बहुत सारे एरियाज में तो इसको क्राइम समझा ही नहीं जाता। सवियर किस्म की जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, लेकिन उसको क्राइम एज सच नहीं समझा जा रहा होता। तो हमारे लिए इस वक्त बड़ा शहर है, यहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे हमें औरतों को बताना पड़ता है कि अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए तो हमारे पास लीगल हेल्प है, दिस इज रॉन्ग, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको प्रॉपर जस्टिस जो है वो देंगे और ये आपके राइट्स हैं। तो इस वक्त तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात जो मैं इस यूनिट की कहूंगी वो ये है कि ये एक तरह से अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है। हमें सिर्फ डायरेक्ट कॉल्स नहीं रिसीव होती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो अगर वो खातून खुद नहीं कॉल करी तो नेबर्स में से कोई कॉल कर देता है या उसकी फैमिली में से कोई कॉल करके हमें बता देता है कि ये हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म। आई होप इट स्टेज सस्टेनेबल इन द फ्यूचर एज वेल। अच्छा आमना, अगर तो आपके पास कोई इस किस्म के फिगर्स हैं कि अब तक आप थ्रू दिस हेल्पलाइन कितने लोगों की मदद कर चुके हैं, और अगर अभी तक ये प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है तो इसको किस तरह पब्लिक किया जा रहा है ताकि खवातीन are aware of the fact कि उनके लिए मदद जो है it is available just a phone call away? जी बिल्कुल, हमारे पास स्टार्ट किए हुए, जैसा मैंने आपको बताया, 3-4 दिन ही हुए हैं, बट वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अराउंड 10 फोन कॉल्स एंड 3-4 वॉक-इन्स। तो हमारे लिए तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कंसिडरिंग कि अभी बिल्कुल ही इनिशियल डेज हैं, लेकिन इसकी हम एक मैसिव कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। हमने जब इसकी इनॉग्रेशन भी की थी तो हमारे IG साहब का विजन यही था कि हम कम्युनिटी को साथ लेके चलें, बिकॉज पुलिस अपने ओन पे इसको एक हद तक ही प्रोजेक्ट कर सकती है। उसके बाद हमें कम्युनिटी, हम तो यहाँ प्रमोट करेंगे ही, क्या इसमें ट्रांसजेंडर्स भी आप लोगों से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही बुरे हालात में और बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, सो दे कैन कॉन्टेक्ट यू थ्रू दिस हेल्पलाइन टू यू एज वेल? एब्सोल्युटली जी, जेंडर का नाम ही हमने इसलिए रखा था कि वो हर तरह की जेंडर को हम जो है इसमें कंपनसेट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमारा प्लान है विद इन अ मंथ और सो वी विल बी एडिंग अ डेस्क फॉर जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स। तो हमारी कोशिश ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही इसके अंदर हम एक जेंडर का यूनिट भी, डेस्क भी जो है वो इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी हम जितना एक्सेस टू जस्टिस उनके लिए आसान बना सके हम बनाएं। बहुत शुक्रिया जनाब। खवातीन हो या खाजा सरा हो, जो और भी मार्जिनलाइज्ड तबके हैं सोसाइटी के जिनको
तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के लिए है, हेल्पलाइन 8090। सो इस्लामाबाद में अगर आपको लग रहा है आपके साथ ज्यादती हो रही है, सो यू कैन कॉल एट दिस नंबर एंड गेट हेल्प एट एनी टाइम। तमाम शहरों में ऐसी चीज़ चाहिए, बिकॉज आप यू माइट एसोसिएट विद इस्लामाबाद के जी बड़ा शहर है और वहाँ ऐसी हरकतें, ऐसी इशूज़ क्या होते होंगे, हर जगह होती हैं जी इशूज़। और आमना ने खुद ही, आमना बेग हमें बता भी रही थी कि अभी तो स्टार्ट हुआ है तो 10 हमें कॉल्स और वॉक-इन्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी सिटी इन पाकिस्तान। 8090 इज द नंबर। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशंस, तो एक अच्छी खबर जी शामिल करते हैं इधर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कैंसिनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग पर कौमी इदारा सेहत की टीम को मुबारकबाद दी है। अपनी ट्वीट में फैसल सुल्तान का कहना था कि फॉर्मुलेशन और पैक की गई वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास कर लिए हैं और ये हमारी वैक्सीन सप्लाई लाइन के लिए अहम पेशरफ्त है। इंडीड जनाब, और पाकिस्तान में वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग कैंसिनो बायो चाइना के ताउन से मुकम्मल हुई है और पाकिस्तान में तैयार शुदी वैक्सीन साइनोवैक को पाक वैक के नाम से अब इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक्चुअली मुझे भी साइनोवैक ही लगी है, साइनोवैक ही लगी है। सो इट्स गोना बी पाक वैक, जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगी उसको पाक वैक कहा जाएगा। ग्रेट स्टेप। और अगर हम ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, जैसा कि अब दुनिया के बाज़ मुल्कों में हो रही है, जैसे यूके वगैरह में भी आपको पता है इंडोर डाइनिंग भी खुल गई है, बिकॉज वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हो गई है। उनका डेथ्स का कुछ दिन तो ऐसे थे कि बिल्कुल ही ज़ीरो डेथ रिपोर्ट हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। सो हम सबको जल्द अज जल्द वैक्सीनेट होना पड़ेगा, इसलिए जो भी पहली वैक्सीन आपको मिल रही है करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे लगवा लें। इसलिए वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। You are not the only one who can do शायरी, थोड़ी सी हम भी कर लेते होते हैं। शायरी नहीं है ये, हुकूमती लाइन, टैग लाइन है उनकी। ठीक है, फाइन, व्हाटएवर, आई टुक इट। लेकिन काफी सिंपल है वैसे, हुकूमत को तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनानी चाहिए थी। वैसे ये जियो न्यूज़ की लाइन। अच्छा ठीक है, यू टुक इट। अब आप कहते हैं कि आप ही ने लिख के दिए थे। Okay, he's suggesting it. I didn't say. अच्छा जी, सिंध में कोरोना वबा आपको पता है, लेकिन सिंध में अब जरा मसला गंभीर हो गया है। बिगड़ती सूरत हाल ने बिलाखिर सिंध हुकूमत को सख्त इक़दाम पर मजबूर कर दिया है। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क भर में रिपोर्ट किए जाने वाले 50% केसेस का ताल्लुक सिंध से है। वी वर डूइंग, मतलब सिंध वॉज, पता है सारे सूबों में आपको पता है कि राइज हुई हैं नंबर्स, एंड ऑल्सो सिंध इज़ नाउ ऑन द टॉप राइट नाउ। 2 हफ्ते SOPs की सख्ती से पाबंदी कोरोना से निपटने में बड़ी मदद दे सकती है। और नई पाबंदियों के तहत आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि आज से रात 8 बजे के बाद शहरियों को घर से बाहर गैर ज़रूरी घूमने फिरने की इजाज़त नहीं होगी। सो नो लॉइटरिंग अराउंड, और डिपार्टमेंटल स्टोर समेत तमाम बाजार शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे और जुमा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। और ये तो पिछले कुछ हफ्तों से हो ही रहा है, जुमे को भी बंद होता है सब कुछ और संडेज को भी बंद होता है। और इंटरसिटी और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाज़त होगी। अच्छा, खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में कर्फ्यू लगाना या मुकम्मल बंद करना नहीं चाहते, लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल है, इसलिए मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। अब एक बार फिर हुकूमत को वो मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कर्फ्यू लगाया जाए, हम नहीं चाहते कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें भी लोग एहतजाज करते हैं फिर। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल तर्ज पर चलें, तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद सख्ती ना हो, तो आपको अपनी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा। मुर्तज़ा वहाब साहब की आपने बात सुन ली। अच्छा, परसों तरसों मेरा इत्तेफाक हुआ खुद गुजरने का। खैर कल से ज़रा सख्त पाबंदी लगी है, लेकिन ओवरऑल भी आपको पता है कि
शहर के बाज़ इलाकों में ज़रा सख्ती ज़्यादा होती है कि दुकानें वगैरह अगर 8 बजे का टाइम था इससे पहले तो 8 बजे बंद और बाहर आप गैदर नहीं कर सकते और आउटडोर डाइनिंग पे मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन बहुत से शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आवाम को ये लेवरेज हासिल होता है तो वहाँ नहीं होना चाहिए। बहादुराबाद के अतराफ में बहुत सारे चाय स्टॉल और ये पठान के चाय के होटल, भाई लोगों तिल धरने की जगह नहीं थी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं किसी और इलाके से आ रहा हूँ और वहाँ पे हु का आलम है और यहाँ पे आके चांद रात का समय है। What were you doing there? एक गुजरना हो रहा था किसी काम के सिलसिले में। मैंने आपको माफ कर दिया, वरना तो ये सवाल सबसे पहले आपसे करना था। इस वक्त जी हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। सुमरो साहब, सिंध हुकूमत ने बड़ी सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है कोरोना का फैलाव रोकने के लिए। अमल दरामद भी यकीनी होना चाहिए, तो प्लानिंग क्या है? चाहते हैं कि हम SOPs पे अमल करवाएं, हम NPIs पे अमल करवाएं, और जब तक वो नहीं होगा और ये स्प्रेड इसी तरह से अगर देखें आप, अनफॉर्चुनेट ये है कि जो इस वक्त हमारे पास जो म्यूटेशंस इस तरह की हमारे पास आई हुई हैं, ये तमाम की तमाम म्यूटेशंस जो हैं ये अब पहले जिस तरह से जो था वो एक में से 3 शख्स को मिल रही थी या लग रहा था, तो अब ये एक शख्स में से 12 को इन्फेक्ट कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितना ख़तरनाक इस वक्त सूरत हाल है। तो हम चाहते हैं कि लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें, और बेशक हमें सारी तकलीफ़ों का अंदाज़ा होते हुए भी जो हमारे मजदूर क्लास से लेकर, जो हमारे ताजर क्लास से लेकर, हमारे इंडस्ट्री क्लास से लेकर, ये तमाम लोग इससे इफेक्ट होते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो दिहाड़ी वाला कासिम साहब कथा कलामी की माज़रत, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा। कासिम साहब, हम बात कर रहे थे अब सिंध में जो तशवीशनाक सूरत हाल हुई है कोरोना की, कराची पर्टिकुलरली जिस तरह कोरोना फैल रहा है, हमारे अस्पतालों को ज़ाहिर है मुकम्मल तैयार रखना होगा। इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल क्या है और इसमें बेहतरी के लिए हुकूमत कोई इक़दाम कर रही है? देखें, हमारे पास अस्पतालों में जो पहले फैसिलिटीज़ थी जब कोरोना आया था उस वक्त, तो हम उससे बहुत बड़ी हद तक मोर इक्विप्ड हैं, लेकिन हमें मज़ीद इक्विप्ड हम नहीं चाहते कि अल्लाह रहम करे कि हम किसी नैश पे पहुँचें कि हमारे अस्पतालें जो है ना वो सैचुरेट हो जाएं। लेकिन हमने तैयारी की हुई है। हमने वेंटिलेटर्स अभी दोबारा से भी जो है वेंटिलेटिंग बेड जो है वो 100 से ज़्यादा बढ़ाए हैं, और अभी हम बढ़ा रहे हैं। हमने HDUs के और भी तादाद बढ़ाई है जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन आप जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये अगर 12 टाइम्स बढ़ रहा है, अब फिर देखें जो सबसे बड़ी नुकसानदेह बात हमारे यहाँ हुई है, हमने आपके प्रोग्राम थ्रू अगर आपको याद हो तो हमने बहुत दफ़ा ये कहा था कि जी आप हमें जहाँ स्प्रेड ज़्यादा है वहाँ से प्लीज़, हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह लोगों की कम्यूटेशन जो है ना वो इंटर प्रोविंशियल हो रही है, इंटर सिटीज़ हो रही है, इसको रोकें। नहीं रोका गया। जब वो चीज़ें हमारे पास आ गई और फिर अभी आप ये देखें ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें से जो हैं वो लोग, काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आप अभी भी हम अलाउ करते हैं लोगों से। आई गेस वो जो बार बार कहा जाता है ना कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट उस वक्त बंद कर देते हैं, वी शुड ऑल गेट ओवर विद द फैक्ट कि अब जो हो गया वो हो गया। अच्छा जी, इसके लिए तो खैर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। और प्लीज़ रिस्पेक्ट द लॉकडाउन जो कि ये लगाया जा रहा है सिंध में, प्लीज़ रिस्पेक्ट करें, ना बाहर निकलें।